लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लैचेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि लैच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी बिट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। उसके अंदर हम चाहे तो 0 स्टोर कर सकते हैं और चाहे तो 1 स्टोर कर सकते हैं। फिर मैंने बताया लैचेस जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं, एक्टिव हाई लैच और एक्टिव लो लैच। एक्टिव हाई का मतलब जहां इनपुट को 1 कर देने से वो लैच एक्टिव हो जाए वो एक्टिव हाई, और जहां इनपुट को 0 कर देने से लैच इनएक्टिव हो जाए एक्टिव हो जाए उसे बोलेंगे एक्टिव लो। अब हमने बोला अगर सेट को एक्टिव करते हो, एसआर लैच की बात की, एस को एक्टिव करते हो यानी एक्टिव हाई में 1 और एक्टिव लो में 0, तो आउटपुट आता है 1। रीसेट को एक्टिव करते हो तो आउटपुट आता है 0। दोनों इनएक्टिव तो सेम स्टेट, दोनों एक्टिव तो इनवैलिड। एक्टिव हाई हमने बनाया था नॉर गेट से, एक्टिव लो हमने बनाया था नैंड गेट से। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की और लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि P1 P2 को मैं 0 1 और फिर 1 1 किया था और मैंने बोला था आउटपुट का सीक्वेंस बताना है दोनों ही लैचेस के अंदर। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हम लोग लैचेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, पहले मैं नैंड वाले की बात कर रहा हूं। नैंड का मतलब क्या होता है? इट इज एक्टिव लो लैच। मैंने बताया था एक्टिव लो में ये ध्यान रखना कि S के सामने आता है Q और R के सामने आता है Q बार। तो P1 P2 Q1 Q2। P1 का मतलब है S, P2 का मतलब है R, Q1 का मतलब Q और Q2 का मतलब Q बार। अब पहले मैंने 0 1 लगाया यानी मैंने एक्टिव लो में किसे एक्टिवेट कर दिया? सेट को। सेट को एक्टिवेट कर दिया तो आउटपुट आएगा 1 और 0। आउटपुट Q आ जाना चाहिए 1। तो ये वाली कौन सी स्टेट हो गई? ये हो गई सेट स्टेट। फिर मैंने किया 1 1 1 1 में दोनों इनएक्टिव हैं तो ये होल्ड वाली स्टेट चल रही है, तो सेम स्टेट आ जाएगी जो पिछली थी। ये हो गया आउटपुट। अब अगला जो लैच है, अगला लैच है अपना एक्टिव हाई लैच। एक्टिव हाई लैच के अंदर मैंने क्या बताया था कि S के सामने आता है Q बार और R के सामने आता है Q। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक बनेगा। अब इसके अंदर भी अगर बनाते हैं P1 P2 Q1 Q2 0 1 और 1 1, ये है P1 इस बार R S, Q1 है Q और Q1। अब देखो इस बार एक्टिवेट किसे किया है? S को। S को एक्टिव करने का मतलब है ये क्या है? सेट। हाई में एक्टिव का मतलब होता है 1, तो सेट है तो Q1 आया और Q बार 0 आया। 1 1 में दोनों एक्टिव हो गए तो ये वाली स्टेट इनवैलिड है। और हमें पता है नॉर गेट का इनपुट अगर 1 हो जाए तो दोनों आउटपुट क्या आते हैं? 0। अगर इनपुट एक भी 1 हो गया तो नॉर गेट का आउटपुट आएगा 0। तो इस तरह से हम दोनों सीक्वेंस बता सकते थे, यहाँ 1 0 1 0 बन रहा है और यहाँ 1 0 और 0 0। ये वाली स्टेट इनवैलिड है, इसमें ये सेट है और ये होल्ड है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन दिया था ये उसका सॉल्यूशन होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना जनरल एनालिसिस ऑफ अ लैच। जनरल एनालिसिस ऑफ अ लैच। तो देखो हमने 2 लैचेस पढ़े थे लास्ट क्लास में, अब ये देख रहे हैं कि उसका जनरल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने बोला था कि Q के आगे R आता है और S के आगे Q बार आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाती है
यानी आउटपुट को एक इक्वेशन की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दूं तो मुझे सर्किट को बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, हमेशा हम फ्लिप फ्लॉप या लैच के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट स्टेट से। तो यहां प्रेजेंट स्टेट Qn बार जारी होगी और इधर Qn, ऐसे इधर Qn बार और इधर Qn। ये है प्रेजेंट स्टेट और इसकी मदद से क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू को फीडबैक करते हैं और उसकी मदद से बताते हैं अगली वैल्यू। तो देखो पहला वाला सर्किट देखो, एक्टिव लो वाला। एक्टिव लो के अंदर क्या कह सकते हो, ऊपर वाले गेट का जो आउटपुट है वो नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट का आउटपुट कैसे आता है, दोनों का प्रोडक्ट और बार। अगर डी मॉर्गन लॉ लगा लो तो एस बार प्लस Qn, और नीचे वाले नैंड गेट का आउटपुट कैसे निकालोगे, R और Qn जा रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट पे बार, R बार प्लस Qn बार। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इससे टेबल कैसे बन सकती है। अगर ये इक्वेशन की मदद से निकालना चाहता तो मुझे टेबल को कंसेप्चुअली नहीं बनाना पड़ता। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या आएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब समझो इस बात को, देखो S 0 हुआ तो S बार 1, R 0 हुआ तो R बार 1। अगर 1 प्लस समथिंग है तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस समथिंग है 1 आएगा। ठीक है, दोनों आउटपुट जब इक्वल आ गए तो इसे क्या बोलोगे, इनवैलिड। और वैसे भी देखो एक्टिव लो लैच की बात हो रही है, दोनों को जीरो करने का मतलब दोनों को एक्टिव कर दिया, दोनों को एक्टिव कर दिया तो वो इनपुट वैलिड होगा ही नहीं। अब 0 1 पे आते हैं, एस देखो 0 है, 0 का बार 1, 1 प्लस समथिंग क्या आ गया, 1। ठीक है, अब 1 आ गया अगर Q, तो 1 को यहां पुट करो, 1 का बार 0 और R भी 1 है, 1 का बार 0, 0 प्लस 0 0। तो ये वाली स्टेट कौन सी हो गई, सेट हो गई, क्योंकि Q1 आ गया ना। तो मैंने देखो पहले क्या किया, S का बार 1 था, 1 प्लस Qn 1 आ गया, फिर इस 1 को अगला आउटपुट निकालने में यूज कर लिया। 1 0 1 0 पे अगर देखो R S क्या, R क्या है 0, R का बार 1, 1 प्लस समथिंग 1 आएगा, तो ये आ गया 1। अब ये जो 1 आया है ये क्या है, Qn प्लस 1 बार। ठीक है, ये जो 1 आया है इसको यहां पे यूज करो, अगर ये 1 है तो इसका बार यहां पे क्या लगेगा, 0, 0 प्लस 1 का बार 0। समझे मेरी बात, देखो Qn प्लस 1 क्या आया, Qn प्लस 1 का बार क्या है, 1 आया, इसका मतलब Qn प्लस 1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसको मैंने यहां पुट करके भी चेक किया, 0 प्लस S क्या था 1, 0 प्लस 1 का बार 0। तो मैंने सिर्फ इतना कहा Qn प्लस 1 का बार अगर 1 है तो Qn प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0, और इसको वैलिडेट कैसे किया, यहां पुट करके। आगे आ जाओ 1 1 1 1 में देखो क्या है, 1 का बार 0, 1 का बार 0, तो Qn प्लस 1 किसके बराबर आ गया, Qn के, Qn प्लस 1 का बार किसके बराबर आ गया, Qn बार के। यहां Qn प्लस 1 0 है तो ये है रीसेट। यहां सेम स्टेट आ रही है, नेक्स्ट इक्वल टू सेम और प्रीवियस, तो इसे होल्ड और मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यही जो चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंसेप्चुअली डिराइव करी थी, यही चीज इक्वेशन से भी आ सकती है। तो मैंने सिर्फ कहा जब इनमें से कोई जीरो हो जाए तो उसका बार 1 हो जाएगा, उससे पहले आउटपुट निकाल लो और उस आउटपुट को अगले एक्सप्रेशन में यूज कर लो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जैसे ही कोई भी जीरो होगा पहले उसका आउटपुट निकलेगा, फिर उस आउटपुट का यूज करते हुए अगला आउटपुट निकाला जाएगा। अब ऐसे ही एक्टिव हाई पे आते हैं, देखो। ठीक है,
एक्टिव हाई की बात करते हैं, इसका अपना काम पूरा हो गया। अब हम एक्टिव हाई की बात कर रहे हैं, यानी जो नीचे वाला लैच है। ये एक्टिव हाई है। अब इसके अंदर देखो, अगर ऊपर वाले नॉर गेट की इक्वेशन लिखोगे, नॉर गेट की इक्वेशन कैसे लिखते हो? दोनों इनपुट्स का सम और फिर ऊपर से बार, डी मॉर्गन लॉ लगा लो, आर बार क्यू है। नीचे वाले नॉर गेट की इक्वेशन क्या होगी? एस क्यू एन होल बार एस प्लस क्यू एन एस बार क्यू एन बार, ठीक है, यही होगा एस बार क्यू एन बार। अब इसके अंदर देखो, अगर हम लोग टेबल बनाते हैं एस आर क्यू एन प्लस वन बार, 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे देखो, 0 का बार 1, 0 का बार 1, तो इधर क्या आया? Qn प्लस 1 में आ गया Qn 1 इंटू Qn बार आ गया, तो Qn प्लस 1 बार में आ गया Qn का बार। तो ये वाली स्टेट में नेक्स्ट स्टेट इज सेम एज प्रीवियस, तो ये क्या हो गया? होल्ड हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 0 1 पे, s का बार क्या होगा? 1 और r का बार क्या होगा? 0। r का बार 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हो गया भाई 0। यानी Qn प्लस 1 क्या आ गया? 0। Qn प्लस 1 0 आ गया, उसको यहां यूज करो। 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1। जब आउटपुट 0 हो गया तो ये स्टेट हो गई रीसेट। अगले पे आओ 1 0। अब s का बार 1 का बार 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो एक Qn प्लस 1 का बार क्या आ गया? 0। इधर क्या लिखा है? Qn प्लस 1 बार, तो Qn प्लस 1 बार के नीचे मैंने क्या लिख दिया? 0। s का बार आया 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब जब ये 0 आ गया Qn प्लस 1 का बार, तो Qn प्लस 1 क्या होगा? 1 1 यहां डाल के देखो, 1 इंटू 0 बार, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। यानी हमारा सोचना सही था, Qn प्लस 1 क्या बनेगा? 1। तो ये हो गया सेट। अब आ जाओ 1 1 पे, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या होता है? 0। जब दोनों आउटपुट सेम आ गए तो ये क्या हो गया? इनवैलिड, ठीक है। तो जो सेम टेबल हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो यहाँ पे भी ऑब्टेन हो सकती है जस्ट बाय यूजिंग लॉजिक एक्सप्रेशन। इसीलिए देखो, आगे कभी भी कोई क्वेश्चन अगर लैचेस पे आता है तो तुम हमेशा क्या कोशिश करोगे? हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको हम इक्वेशन से बना लें rather than पूरा सर्किट हमेशा सिंपलीफाई करें, ठीक है। लेकिन अगर एक लॉजिक गेट का आउटपुट आ गया, उस आउटपुट का यूज करते हुए ही अगला आउटपुट निकालोगे, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे R जैसे 1 था, तो R का बार आया 0, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया? 0। अब मुझे ये Q मिल चुका 0, तो जब मैं अगला आउटपुट निकालूंगा तो Q की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 0। ये बात ध्यान रखना। अगर दोनों लॉजिक गेट में से एक का आउटपुट डिराइव कर लिया तो उस आउटपुट का यूज करके ही अगला आउटपुट निकाला जाएगा, ठीक है। तो चाहे इसको पॉइंट टू रिमेंबर बना के लिख लो। while solving the problems based on latches, while solving the problems based on latches, we derive the logic expression, for the output, or next state, and once one of the two outputs is computed, and once one of the
two outputs is computed, its value is used to derive the other output. Its value is used to derive the other output. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइमिंग पैरामीटर्स। तो हम कुछ वेवफॉर्म के अंदर ही देख रहे हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स की बात कर सकते हैं एसआर लैच में, और एक्टिव हाई ले रहा हूं तो इस टेबल का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं एस और आर की वेवफॉर्म दे रहा हूं। देखो एस की वेवफॉर्म कुछ ऐसी है, ये एस की वेवफॉर्म आ गई। आर की वेवफॉर्म कुछ ऐसी है, अब मुझे Q की वेवफॉर्म चाहिए। इनिशियल वैल्यू में Q की दे देता हूं 0। अब देखो यहां पे S1 हो गया और R0 हो गया। 1-0 पे Q क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, तो Q सेट होगा, लेकिन Q कुछ डिले के बाद सेट होगा, क्योंकि लॉजिक गेट में हमेशा क्या आता है, कुछ प्रोपगेशन डिले। तो ये Q सेट हो गया। अब ये 0-0 पे क्या रहता है, होल्ड, तो सेम रहेगा। अब देखो 0-1 पे क्या होता है, रीसेट, लेकिन तुरंत रीसेट नहीं होता, इट इज रीसेट आफ्टर अ सर्टेन डिले। ठीक है, ये रीसेट हो गया। अब 0-1 पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1-0 पे सेट होता है, लेकिन कुछ डिले के बाद सेट होता है। अब क्या होगा, 0-1 पे कायदे से क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो अभी आगे बात करेंगे, अभी मैं रीसेट नहीं कर रहा। देखो अब हमेशा देखो, अभी तक हमने डिले कैसे पढ़ा था कि इनपुट का एज और आउटपुट का एज, उसके बीच में क्या ले लेते थे, डिले। लेकिन यहां अगर ध्यान दोगे, एज वर्टिकल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्लोप है, और ये प्रैक्टिकल चीज है। परफेक्ट स्क्वायर वेव यानी वर्टिकल एज वाली स्क्वायर वेव जनरेट नहीं कर सकते, ये स्लोप बहुत ज्यादा रख सकते हो, लेकिन परफेक्ट वर्टिकल नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास स्लोप वाली वेवफॉर्म होती है, तो डिले कैसे मेजर करते हैं, तो एक पॉइंट लिखो, प्रोपगेशन डिले is measured as the time delay between input and the output edge with threshold value as 50%, यानी जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, ये कहां बनाई है, 50% वैल्यू पे वेवफॉर्म की। यानी अगर ये 0 है, ये 5 वोल्ट है, तो तुम लाइन ऐसी बनाओ जो 2.5 वोल्ट से गुजरती है। ऐसे ये 0 है, 5 वोल्ट है, तो ये लाइन कहां बनेगी, 2.5 वोल्ट। सेम चीज देखो, मिड पॉइंट से पास हो रही है ना, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट। तो डिले हमेशा कहां से मेजर होगा, मिड पॉइंट से। ये बात क्लियर हुई। तो वर्टिकल एज में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज से एज तक मेजर होता है, लेकिन जब स्लोप आ जाए तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, ये 50% वैल्यू से पास करती है। अब यहां देखो, इस वाले वेवफॉर्म में, इसमें आउटपुट कहां जा रहा है, 0 से 1 की तरफ या लो से हाई, तो इस डिले को बोलते हैं TPLH। LH मतलब प्रोपगेशन डिले व्हेन आउटपुट गोज फ्रॉम लो टू हाई। इधर आउटपुट जा रहा है हाई से लो, तो इसे बोलोगे TPHL। ठीक है, इधर फिर जा रहा है लो से हाई, TPLH।
तो इसमें देखो दो प्रोपगेशन डिले डिफाइन हुए, तो पहला लिखो टीपीएलएच propagation delay when output goes from propagation delay when output goes from low to high, output goes from low to high. TPHL propagation delay when output goes from high to low, when output goes from high to low. और जनरली क्या करते हैं, देखो ओवरऑल प्रोपगेशन डिले इनका एवरेज ले लेते हैं। अगर मैं कहूं भाई मुझे सर्किट का प्रोपगेशन डिले बताओ, तो वैसे तो दो डिले डिफाइंड होंगे, स्टिल अगर एक सिंगल वैल्यू की बात करनी है तो क्या ले लोगे, एवरेज ले लो। ठीक है, तो दोनों का हमने एवरेज डिफाइन कर दिया। ये बात क्लियर हुई। अब देखो मैंने यहाँ आउटपुट क्यों नहीं ड्रॉ किया, यहां अगर ध्यान दोगे आर की विड्थ बहुत छोटी है, तो टाइमिंग पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर और डिफाइन होता है जिसे बोलते हैं मिनिमम पल्स विड्थ। तो इसमें एक पॉइंट लिखो या हेडिंग बना के लिखो, मिनिमम पल्स विड्थ। तो इसमें लिखना द पल्स विड्थ ऑफ द इनपुट should be more than the pulse width of the input should be more than minimum pulse width otherwise the output enters metastable state. तो देखो मतलब क्या हुआ, अगर ये पल्स विड्थ बहुत छोटी है, मान लो ये मैंने बताया भाई मिनिमम पल्स विड्थ होनी चाहिए, अगर तुमने इससे छोटी पल्स विड्थ लगा दी तो आउटपुट को ऐसे दिखा देंगे मेटास्टेबल में। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता आउटपुट 1 है या 0 है, ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो गया। इसलिए जब भी इनपुट पे कोई पल्स लगती है तो वो ड्यूरेशन उसकी ऐसी रखी जाती है that it should be more than the minimum pulse rate, otherwise आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी ये हमेशा अननोन होगा। तो देखो मैंने तीन पैरामीटर बताए, TPHL, TPLH और TPW मिनिमम। ये बात याद रहेगी। तो ये ध्यान रखो, अगर मिनिमम पल्स रेट से छोटी पल्स लगाई तो दिक्कत क्या आएगी, आउटपुट विल बिकम मेटास्टेबल, या ये कह दो आउटपुट का बिहेवियर हो जाएगा अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट टेल अबाउट द आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना गेटेड एसआर लैच। अब देखो हमने क्या बोला, अगर एक्टिव हाई की बात करो, एक्टिव हाई या एक्टिव लो किसी की भी बात कर लो, हमने बोला अगर दोनों इनपुट इनएक्टिव हो गए, तो आउटपुट की वैल्यू सेम रह जाती है, और सेम रहने से क्या होता है कि वो एक मेमोरी की तरह बिहेव करता है। ये बात क्लियर है। जैसे इस वाली टेबल के अंदर देखो 0 पे होल्ड आ रहा है ना, तो 0 पे होल्ड आने का क्या मतलब है कि अगर दोनों इनपुट 0 कर दिए या दोनों इनएक्टिव कर दिए तो जो वैल्यू सेव्ड है वही वैल्यू सेव्ड रह जाएगी। ये बात क्लियर हुई। लेकिन ये तो तब है जब दोनों इनपुट क्या रहे, इनएक्टिव। मान लो मैंने एक्टिवेट नहीं भी किया, मान लो मैंने किसी को 1 नहीं किया, लेकिन नॉइज आ गई। नॉइज आने से अगर एक भी इनपुट हाई मान लिया गया तब उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं वैल्यू स्टोर्ड भी रखना चाह रहा था, दोनों 0 थे, मान लो रीसेट वाले टर्मिनल पे नॉइज आ गई, रीसेट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 0। तो जो भी वैल्यू स्टोर्ड थी वो गायब हो गई, आउटपुट क्या हो गया, 0। तो ये चीज हमेशा होती है अनडिजायरेबल। तो अगर मुझे लैच के अंदर वैल्यू स्टोर्ड रखनी है तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नॉइज की वजह से आउटपुट नहीं बदलना चाहिए।
तो एक पॉइंट लिखो, when the latch is disabled, when the latch is disabled or both inputs are inactive, or both inputs are inactive, then the value stored inside the latch, then the value stored inside the latch remains same, but if noise arrives, at any of the input terminal, then that terminal may become active, and can change the output of latch, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in order to avoid the effect of noise, we input one more signal called as enable, which can enable or disable the latch, अब देखो ये कैसे, कहने का मतलब अब 2 इनपुट नहीं लूंगा, अब 3 इनपुट लूंगा। जैसे देखो एक्टिव लो वाला लैच लेते हैं, एक्टिव लो वाले में NAND गेट लग रहे थे ना, ये लगा दिए NAND गेट, लेकिन अब जो इसके इनपुट आ रहे हैं वो इनपुट डायरेक्टली मत लो, ये इनपुट भी एक NAND गेट से ले लो। देखो S के सामने क्या होता है, एक्टिव लो में Q और R के सामने Q बार, और बाकी दोनों इनपुट कनेक्ट हो गए एनेबल्स, ठीक है। तो ये तो देखो आगे का जो सर्किट है, ये तो एक्टिव लो लैच हो गया, ये वाला जो पार्ट है इस सर्किट का, ये क्या हो गया, एक्टिव लो लैच। बात क्लियर है, ये एक्टिव लो लैच हो गया, और इसके अलावा हमने 2 NAND गेट और कनेक्ट कर दिए जिनके साथ क्या जुड़ गया है, एनेबल इनपुट। अब एक्टिव लो लैच का एक काम करता हूं, टेबल बना लेता हूं। देखो एक्टिव लो लैच का कहना क्या होता है, यहाँ पे जो है ना x को मानना s और r को मानना y, मैंने 2 बार सेम टर्म यूज करने से बचने के लिए ऐसा किया है। अब देखो x y के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 पे दोनों एक्टिव हो गए, वो चीज अनडिजायरेबल है, ये वाली स्टेट होती है इनवैलिड। 0 1 पे कौन एक्टिव हुआ है, x एक्टिव होने से सेट हो जाएगा। 1 0 पे कौन एक्टिव हुआ है, एक्टिव लो है तो y एक्टिव होने से रीसेट हो जाएगा। 1 1 पे दोनों इनएक्टिव हैं तो सेम स्टेट स्टोर्ड रहती है, ठीक है, ये मेमोरी वाली कंडीशन आ जाती है। अब इस पूरे सर्किट की मुझे टेबल बनानी है, तो देखो S R एनेबल, और इसकी मदद से x y qn +1 और qn +1 बार। देखो
अब अगर एनेबल 0 कर दो, अब हम क्या कहते हैं, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो अगर एनेबल 0 कर दिया तो दोनों नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा 1। फिर चाहे यहां पे S और R में कुछ भी हो, दोनों का आउटपुट आया 1। 1 1 कौन सी स्टेट है, होल्ड वाली। ये बात समझ आई। अगर एनेबल 1 कर दिया, सॉरी एनेबल अगर 0 कर दिया तो आउटपुट आ गया 1। आउटपुट अगर 1 आ गया तो क्या होगा कि दोनों नैंड गेट में एक एक इनपुट 1 जाएगा। दोनों में अगर 1 जाएगा तो आउटपुट क्या आता है, सेम स्टेट। इससे देखो फायदा क्या हुआ, अगर एनेबल 0 रखोगे, अब S और R में नॉइज आए चाहे नहीं आए, आउटपुट क्या रहेगा, सेम स्टेट रहेगा। और ये किसका काम करेगा, ये मेमोरी का। अभी हम लोग यही तो दिक्कत बोल रहे थे नॉइज से, कि नॉइज आ गई तो होल्ड वाली स्टेट से हटके सेट या रीसेट में चला जाएगा और वो चीज है अनडिजायरेबल। यही बात हमने बोली थी। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि एनेबल 0 करने से सेट रीसेट पे कितनी भी नॉइज आ जाए, ये किसमें रहेगा, मेमोरी में। अब एनेबल अगर 1 करते हो तो यहां चारों कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। अब एनेबल अगर 1 रखते हो, 1 इंटू एस का बार, तो आ गया एस बार। 1 इंटू आर का बार, ये आ गया आर बार। तो एक्स की वैल्यू है एस बार, एस का बार लिख लो। आर की वैल्यू है, सॉरी वाई की वैल्यू है आर का बार। अब देखो एक्स वाई 1 1 है, 1 1 पे कौन सी स्टेट है, होल्ड। एक्स वाई 1 0 है, 1 0 पे कौन सी स्टेट है, रीसेट। एक्स वाई 0 1 है, 0 1 पे कौन सी स्टेट है, सेट। एक्स और वाई 0 0 है, 0 0 पे क्या है, 1 1 या इनवैलिड, ठीक है। अब ओवरऑल देखो, अभी एक्स और वाई को भूल जाओ, एसआर में देखो 0 0 पे होल्ड, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, 1 1 पे इनवैलिड। यानी अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक्टिव हाई लैच की तरह। क्योंकि एक्टिव हाई लैच में 1 0 पे सेट होता है और 0 1 पे रीसेट। और देखो होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि देखो आगे क्या गया, एस का बार, और इधर आगे क्या गया, आर का बार। अगर एस और आर एक्टिव लो इनपुट थे तो कॉम्प्लीमेंट होने से क्या हो गए, एक्टिव हाई। तो यहाँ पे एनेबल इनपुट ने क्या मदद की कि एनेबल को 0 कर दोगे तो तुम्हारी आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो वैल्यू रह जाएगी स्टोर्ड। और अगर एनेबल 1 कर दिया तो एस और आर का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से एक्टिव लो की जगह कैसे बिहेव कर रहा है, एक्टिव हाई। तो पहले एक पॉइंट लिखो, इफ एनेबल इज 0, if enable is 0, then the value stored inside the latch, then the value stored inside the latch remains same and cannot be changed even if noise arrives at the input. Even if noise arrives at the input. Next point, if enable is 1, the inputs get complemented. If enable is 1, the inputs get complemented, due to which this latch behaves as active high latch. This latch behaves as active high latch. ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो एनेबल की मदद से हमने क्या कर लिया, एनेबल की मदद से हमने नॉइज के इफेक्ट को रिमूव कर दिया।
यानी अब तुम 0 0 मत सोचो, अब तुम बस ये सोचो अगर तुम्हें स्टोर्ड वैल्यू को स्टोर्ड ही रखना है, तुम अभी उस वैल्यू को बदलना नहीं चाहते, तो एनेबल 0 कर दो, इनपुट से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनपुट कुछ भी लगाते रहो, एनेबल 0 रखो, तो हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर्ड रह जाएगी। ठीक है, अब ये हेडिंग डालना, डी लैच और ट्रांसपेरेंट लैच, डी लैच और ट्रांसपेरेंट लैच। डी लैच को डेटा लैच भी बोला जाता है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि ये 0 0 और 1 1 वाली स्टेट यूज नहीं करते, यानी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दो स्टेट में है, सेट और रीसेट। तो अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दो स्टेट्स में होता है, सेट और रीसेट, तो हम यूज करते हैं डी लैच का। ठीक है, अब डी लैच कैसे बनाते हैं, देखो जो इनपुट डी होता है उसे एस में दे देते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट आर में। अब इससे देखो क्या हुआ, इससे ये हुआ एस और आर, एस में क्या जा रहा है डी बार, और सॉरी डी, और आर में क्या जा रहा है डी का बार। अब अगर ऐसा हो रहा है तो एस और आर कभी इक्वल नहीं हो सकते, ना तो दोनों 0 0 हो सकते हैं, ना ही दोनों कभी भी 1 1 हो सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब है जो इनवैलिड वाली स्टेट है वो यहां पे रिमूव हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, if the state s equal to r equal to 0, if the state s equal to r equal to 0 and s equal to r equal to 1 and s equal to r equal to 1 is not required, then we can make use of D latch where s equal to d, and r equal to d bar, s equal to d and r equal to d bar। ये बात क्लियर हुई? अब देखो वर्किंग कैसे होगी, इस बार एक इनपुट है डी, एक है एनेबल, फिर है Qn+1 बार। अब देखो अगर एनेबल 0 कर दो, ये बना तो पिछले वाले सर्किट से ही है ना, एनेबल 0 कर दो तो इनपुट से फर्क नहीं पड़ता, सेम स्टेट स्टोर्ड रह जाती है। तो ये वाली कौन सी हो गई, होल्ड हो गई एनेबल 0 करने से। एनेबल अब 1 करो और इनपुट 0 दो, एनेबल 1 करो इनपुट 1 दो। अब अगर d 0 है तो देखो यहां क्या गया 0, यहां पे क्या गया 1, यहां पे s का बार माने x पे क्या हो गया d बार, और r पे क्या, y पे क्या हो गया d। तो अब अगर d 0 है तो x पे क्या गया 1 और r पे क्या गया 0, x 1 r 0, आउटपुट क्या आया 0। अब अगर d1 है तो देखो x पे क्या गया d बार यानी 0, y पे क्या गया 1, 0 1 देखो 0 1 का आउटपुट क्या आता है 1 0। अब देखो ये कंपेयर करो, यहां पे ये कह सकते हो कि Qn+1 पे कौन सी वैल्यू आ रही है d की वैल्यू, इसलिए ट्रांसपेरेंट लैच बोला कि जो वैल्यू इनपुट पे आ रही है वही वैल्यू कहां पहुंच जा रही है आउटपुट पे। तो ये ट्रांसपेरेंट है, जो इनपुट पे दिखता है वही दिखता है आउटपुट पे, या आउटपुट से देखें तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से इनपुट हमें शो होता है, तो इसे क्या बोल दिया डी लैच। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखा दोगे, अब देखो ये हुआ डी, ये एनेबल, ये क्यू और ये क्यू बार। तो अगर डिसेबल रखोगे तो स्टोर्ड वैल्यू सेम रह जाएगी,
एनेबल कर दोगे तो जो डी की वैल्यू है वो आउटपुट पे पहुंच जाएगी। यही होता है डेटा लैच या ट्रांसपेरेंट लैच, डी लैच। ये बात क्लियर हुई? अब इसी बिहेवियर को देखो वेवफॉर्म की मदद से समझते हैं। इसी बिहेवियर को मुझे स्टडी करना है। तो पहले मैं डी की वेवफॉर्म लेके चल रहा हूं। ये वाला सर्किट थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब सर्किट की वर्किंग क्लियर है हमें। ठीक है, ये डी की वेवफॉर्म गिवन है। एनेबल की वेवफॉर्म मैं और दे रहा हूं। ये मेरा एनेबल सिग्नल गया। इसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो कि अगर ये वेवफॉर्म गिवन है तो मुझे Q की वैल्यू जाननी है। ठीक है, Q की इनिशियल वैल्यू मैं देता हूं 0। अब देखो एनेबल जब तक 0 है, तो जब तक एनेबल 0 है, जब तक आउटपुट चेंज नहीं हो सकता, डिसेबल है ना, तो आउटपुट सेम रहेगा। लेकिन अब देखो जब एनेबल 1 हो गया, एनेबल 1 हो गया तो आउटपुट पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए? डी वाली। तो यहाँ डी कितना है? 1। जब एनेबल हाई है तो डी को देखो, डी कितना है? 1। डी 1 है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1। ये डिले मैंने दिखा दिया, इमीडिएट तो नहीं हो सकता। अब देखो एनेबल 1 है और डी क्या हो गया? 0। अगर एनेबल्ड है तो डी में जब चेंज आएगा तो आउटपुट के अंदर भी चेंज आना जरूरी है। ये आउटपुट हो गया चेंज। अब देखो D1 हो गया, एनेबल कितना है? 1। तो D1 हो गया और एनेबल 1 है, तो कुछ टाइम के बाद आउटपुट भी क्या चला जाएगा? 1। अब एनेबल 0 हो गया तो D 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनेबल अगर 0 हो गया तो आउटपुट सेम रहेगा। लेकिन अब एनेबल 1 हो रहा है, देखो यहाँ एनेबल 1 हो रहा है और D क्या है? 0। तो जब जब एनेबल 1 है तो जो D की वैल्यू है वो आउटपुट पे आएगी। एनेबल 1 यहां हुआ है और D 0 था, तो इसके कुछ देर बाद आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ एनेबल 0 हो गया, देखो अभी एनेबल 1 ही है, एनेबल 1 है और D भी क्या हो गया? 1। तो इसके हिसाब से कुछ देर बाद आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1। अब एनेबल 0 हो गया, एनेबल अगर 0 हो गया तो आउटपुट सेम रह जाएगा। फिर एनेबल हो रहा है 1, एनेबल 1 है और इस पॉइंट पे D क्या है? 1। तो आउटपुट क्या रह जाएगा? 1। अब एनेबल 1 है और D क्या हो गया? 0। एनेबल है और D 0 जा रहा है, तो आउटपुट भी क्या जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए। फिर एनेबल 0 हो गया तो आउटपुट चेंज नहीं हो सकता। दोबारा समझो, एनेबल जब तक 0 है तो D से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनेबल अगर 1 गया है तो तुम D की वैल्यू देखो क्या है और वही वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। देखो एनेबल 1 हुआ, D 1 था, तो आउटपुट भी क्या चला गया? 1। एनेबल 1 है, D 0 है, तो आउटपुट क्या चला गया? 0। एनेबल 1 है, ठीक है, और D 1 जा रहा है, तो आउटपुट क्या चला जाएगा? 1। एनेबल 0 है, तो D के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनेबल 1 हुआ, D 0 था, तो आउटपुट क्या चला गया? 0। एनेबल 1 है, D 1 गया, तो आउटपुट क्या चला गया? 1। एनेबल 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट इनपुट से। एनेबल 1 गया, D 1 था, तो आउटपुट क्या रहा? 1। एनेबल 1 था, D 0 गया, तो आउटपुट क्या चला गया? 0। इस एनेबल सिग्नल को बहुत बार क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये वाला डिले किसके बीच में है? ये डिले है
क्लॉक और क्यू के बीच में, और आउटपुट कैसे जा रहा है, लो से हाई, तो TPLH CQ, CQ इसलिए क्लॉक से क्यू, ये वाला जो डिले है ये डी और क्यू के बीच में, और आउटपुट जा रहा है हाई से लो, तो TPLH DQ। फिर ये वाला डिले देखो किसके बीच में है, डी और क्यू के बीच में, आउटपुट जा रहा है लो से हाई, LH लो से हाई जा रहा है, और डिले किसके बीच में, डी और क्यू। ये वाला किसके बीच में, एनेबल और क्यू, और आउटपुट जा रहा है हाई से लो, तो TPHL CQ। ठीक है, तो जैसे मैंने एसआर के अंदर से 2 डिले डिफाइन किए थे, यहां 4 डिले हो गए। TPLH और TPHL तो हैं, लेकिन किसके बीच में, जब मेरे पास 2 इनपुट टर्मिनल हैं डी और एनेबल, तो डिले दोनों से मेजर होगा। ठीक है, तो डिले क्लॉक से क्यू तक भी होगा और डिले डी से क्यू तक भी होगा। ठीक है, तो अगर हम ये पूछते हैं कि मुझे ये जानना है प्रोपगेशन डिले फ्रॉम डी टू क्यू, TPHL DQ प्लस TPLH DQ बाय 2, TPCQ क्लॉक और क्यू के बीच में, TPHL CQ TPLH CQ बाय 2। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जितने इनपुट टर्मिनल होते हैं डिले हर इनपुट के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो, क्लॉक के रेस्पेक्ट में भी और डेटा इनपुट के रेस्पेक्ट में भी, और डिले 2 तरीके के होते हैं, व्हेन आउटपुट गोस फ्रॉम लो टू हाई और इट गोस फ्रॉम हाई टू लो। तो डी वाले में वेवफॉर्म बनाते वक्त मैंने किस बात पे ध्यान दिया है कि अगर इसके अंदर मैंने ध्यान दिया है, अगर डी की वेवफॉर्म अगर एनेबल 1 है तो जो डी है वही कहां आ जाएगा, आउटपुट पे। अगर एनेबल 0 है तो डी से फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, देखो एनेबल 1 था, डी को देख के आउटपुट 1 कर दिया, एनेबल 1 ही था लेकिन डी 0 चला गया तो आउटपुट को 0 कर दिया, एनेबल 1 ही है, डी फिर से 1 चला गया तो आउटपुट को फिर से 1 कर दिया। अब एनेबल 0 हो गया तो कुछ नहीं देखना, जो चल रहा है चलाते रहो। एनेबल 1 गया, फिर से इनपुट देखो, एनेबल 1 किया तो इनपुट क्या था 0, तो आउटपुट हो गया 0। एनेबल 1 था, इनपुट हो गया 1 तो आउटपुट हो गया 1। एनेबल 0 गया तो जो आउटपुट है उसको मेंटेन कर लो। एनेबल 1 गया, इनपुट था 1 तो 1 पे ही रह गया। एनेबल 1 है, इनपुट हो गया 0 तो आउटपुट भी क्या हो गया 0। यानी जब जब एनेबल 1 है तो इनपुट की वेवफॉर्म को आउटपुट फॉलो करता है, और जब एनेबल 0 है तो आउटपुट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह से हमने ड्रॉ किया है। और डिले कैसे मैंने बताए हैं, अगर डी और क्यू में डिले देख रहे हो तो डी क्यू आएगा, अगर एनेबल और क्यू के एज में डिले देख रहे हो तो वो सी क्यू कहलाएगा। अगर एनेबल चेंज होने से आउटपुट चेंज हुआ है तो सी क्यू, और डी चेंज होने से अगर आउटपुट चेंज हुआ है तो डी क्यू। देखो अगर एनेबल 0 था तो आउटपुट की वैल्यू मेंटेन थी, एनेबल 1 हुआ तो तुरंत वो किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट इनपुट के। तो यानी किस वजह से चेंज हुआ, देखो जैसे यहाँ आउटपुट 0 था, एनेबल 1 गया तो आउटपुट क्या हो गया 1। क्यों 1 हो गया, क्योंकि डी 1 था, तो आउटपुट 1 किस वजह से गया, एनेबल के 1 होने की वजह से। तो ये डिले कौन सा है, CQ। अब एनेबल तो 1 ही चल रहा था, डी के चेंज होने से आउटपुट चेंज हुआ तो ये डिले कौन सा हुआ, DQ। अगर आउटपुट एनेबल के चेंज होने से चेंज हो तो डिले CQ, अगर इनपुट के चेंज होने से चेंज हो तो डिले DQ। ये बात क्लियर हुई। तो ये 2 तरह के डिले हैं। अब इसके बाद हम लोग 2 टाइम और डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लिखना सेटअप टाइम, नेक्स्ट हेडिंग डालो सेटअप टाइम। तो इसमें लिखना इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल बिफोर द क्लॉक एज, बिफोर द क्लॉक एज in which the input should not change, in which the input should not change। देखो अब ये हो गया क्लॉक का एज,
क्लॉक या एनेबल एक ही बात है, ये उसका एज है। इसके कितनी देर पहले तक इनपुट कांस्टेंट रहना चाहिए, उसे क्या बोल रहे हैं, सेटअप टाइम। यानी इस विंडो के अंदर इनपुट में चेंज नहीं आना चाहिए, वरना आउटपुट की वैल्यू हो जाती है अनप्रेडिक्टेबल। ये बात ध्यान रखें, क्लॉक या एनेबल के एज से कितनी देर पहले इनपुट का स्टेबल होना जरूरी है या कांस्टेंट होना जरूरी है, उसे बोलते हैं सेटअप टाइम। अगर उसमें इनपुट कांस्टेंट नहीं हुआ तो आउटपुट हो जाएगा मेटास्टेबल। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, इफ इनपुट इज नॉट कांस्टेंट during setup time, the output becomes metastable. ऐसे ही होल्ड टाइम भी होता है एज के बाद। इतने टाइम के अंदर भी इनपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो इनपुट कांस्टेंट था, अगर इस दौरान भी इनपुट बदल जाता तो आउटपुट हो जाता मेटास्टेबल। तो देखो होल्ड टाइम, इसमें लिखो इट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर द क्लॉक एज during which the input should remain constant. Otherwise the output becomes metastable. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड टाइम। तो बेसिक से याद रखो, सेटअप टाइम का मतलब क्लॉक से कितनी देर पहले इनपुट का स्टेबल होना जरूरी है, और होल्ड टाइम का मतलब क्लॉक के कितनी देर बाद इनपुट का स्टेबल रहना जरूरी है। तो ये होता है सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। ठीक है, तो ये चार चीजें समझ आई, क्लॉक टू क्यू डिले, डी टू क्यू डिले, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। क्लॉक टू क्यू का मतलब क्या है, अगर क्लॉक के चेंज होने से आउटपुट चेंज हुआ तो जो डिले आएगा वो क्लॉक टू क्यू, अगर डी के चेंज होने से आउटपुट चेंज हुआ तो जो डिले आएगा वो डी से क्यू। और आउटपुट लो से हाई जा रहा है या हाई से लो जा रहा है, उस हिसाब से नेमिंग होती है एचएल और एलएच। ठीक है, तो ये डिले बराबर हो ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सिग्नल अलग अलग लॉजिक गेट से पास होके जा रहा है, तो डिले बराबर आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हर सिग्नल से आउटपुट तक अलग अलग डिले मेजर होता है। ऐसे हाई से लो और लो से हाई का डिले भी डिफरेंट हो सकता है। और देखो इसका सिंपल सा रीजन होता है, सिग्नल को हाई करता है अक्सर पीमॉस ट्रांजिस्टर और लो करता है एनमॉस ट्रांजिस्टर। दोनों का करंट और स्पीड सेम नहीं होती, इसलिए हाई से लो या लो से हाई जाने का टाइम डिफरेंट हो सकता है। बात क्लियर हुई? लॉजिक गेट जो बनते हैं, जब हम आगे देखेंगे लॉजिक फैमिलीज, तो देखेंगे सीमॉस की मदद से भी बन सकते हैं, पीमॉस और एनमॉस। और पीमॉस सिग्नल को करता है 1, एनमॉस करता है 0। दोनों की स्पीड अगर बराबर नहीं हुई तो लो से हाई और हाई से लो जाने की स्पीड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिलेस क्लियर हुए, डी से क्यू, सी से क्यू, और एक टीपीएचएल और टीपीएलएच। डिले हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। और सेटअप टाइम, होल्ड टाइम देखो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा अपने लिए। तो सेटअप टाइम क्या है, क्लॉक के एज से कितनी देर पहले तक इनपुट कांस्टेंट होना चाहिए, और होल्ड टाइम क्लॉक के एज के कितनी देर बाद तक इनपुट कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो आइडियली तो देखो दोनों 0 होते हैं, यानी तुरंत चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली इनकी वैल्यू होती है। तो क्या होता है, देखो जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे क्वालकॉम हो गई, इंटेल हो गई, जब ये लॉजिक गेट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो ये उसके साथ ये डेटा देते हैं कि इस गेट का सेटअप टाइम कितना है, इस गेट का होल्ड टाइम कितना है, ये सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई भी लॉजिक गेट जब मार्केट से परचेज करोगे, उसके साथ आने वाली स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर
ये पैरामीटर्स मेंशन होते हैं। ये बात क्लियर हुई? अगला देखना क्लॉक ट्रांजिशन टाइम। क्लॉक ट्रांजिशन टाइम, तो इसमें लिखना द राइज एंड फॉल टाइम, द राइज एंड फॉल टाइम of the clock signal, the rise and fall time of the clock signal should be short for stable output, should be short for stable output। सही आउटपुट के लिए क्लॉक जितनी तेजी से 1 पे जाए या जितनी तेजी से 0 पे आए उतना बेहतर होगा। कभी भी क्लॉक का स्लोप बहुत कम नहीं होना चाहिए वरना आउटपुट गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो शार्प एज होना चाहिए, आइडियली वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वर्टिकल एजेस नहीं देखने मिलते। लास्ट लिखो पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन। तो इसमें फॉर्मूला लिख लेना पावर का, P इक्वल टू VCC इंटू IC। VCC क्या है? सप्लाई वोल्टेज। कोई भी लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक सर्किट चलाने के लिए एक सप्लाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, वो है VCC। मैं BJT मान के चल रहा हूं कि लॉजिक गेट BJT से बना है, इसीलिए VCC की बात कर रहा हूं। अगर MOSFET से बनता तो बात किसकी होती बताओ? VDD की। ठीक है, ड्रेन वोल्टेज। अभी किसकी बात हो रही है? कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये पावर डिसिपेशन होता है किसी भी सर्किट के अंदर, VCC इंटू IC। ये बात क्लियर हुई? अब देखो सिंस हमने क्लॉक की बात छेड़ ही दी है तो नेक्स्ट हेडिंग डालना क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल, तो इसमें लिखो क्लॉक सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव, क्लॉक सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव with a certain duty cycle, with a certain duty cycle। तो आगे जाते हुए जब क्लॉक वाले सर्किट्स को देखा जाएगा तो इस तरह का क्लॉक सिग्नल होता है, CL के लिख देते हैं इसे। ये इसका ऑन टाइम है और ये इसका ऑफ टाइम। 50% भी हो सकती है ड्यूटी साइकिल, बट नेसेसरी नहीं। तो ड्यूटी साइकिल कैसे डिफाइंड होती है? T ऑन बाय टोटल टाइम, यानी T ऑन बाय T ऑन प्लस T ऑफ। तो ड्यूटी साइकिल जो होगी वो 0.5 होगी अगर T ऑन और T ऑफ बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल कुछ भी नहीं है, स्क्वायर वेव है जो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट होता है। तो जैसा देखो हमने इन्वर्टर्स में देखा था, लॉजिक गेट के अंदर इसको जनरेट कर सकते हो अगर एक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर लो या रिंग ऑसिलेटर जो हमने ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट से डिजाइन किया था। ठीक है, वहां हमने पढ़ा भी था कि टाइम पीरियड क्या होता है? 2n TPD अगर इन्वर्टर की मदद से बनाते हो, और इसकी ड्यूटी साइकिल हमेशा होती है फिर 0.5। तो ऐसे बना सकते हो, वन ऑफ द मेथड्स है। और भी तरीके हैं स्क्वायर वेव बनाने के, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड्स है जो हमने डिजिटल में ऑलरेडी कवर किया है। अब देखो क्या होता है, लैचेस अगर इनके अंदर कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, जैसे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे, तो इन्हें बोलते हैं एसिंक्रोनस। अगर इसके अंदर क्लॉक सिग्नल हो तो भी दो चीजें होती हैं, एक होता है लेवल ट्रिगर्ड और एक होता है एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब कि आउटपुट चेंज होगा या नहीं, ये क्लॉक के लेवल पे डिपेंड करता है, क्लॉक 1 है या क्लॉक 0 है। जैसे अभी देखो पीछे वाले जो दो लैच पड़े, गेटेड एसआर लैच और डी लैच, वहां एनेबल अगर 1 था तो आउटपुट पे फर्क पड़ रहा था, एनेबल अगर 0 था तो आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो एनेबल को मैंने किसका नाम दिया था? क्लॉक का। तो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब अगर लेवल 1 है तो वो ऑन है, लेवल 0 है तो वो ऑफ है।
तो इसको बोलोगे सिंक्रोनस, क्योंकि क्लॉक की मदद से चल रहा है ना। लेकिन लेवल का मतलब क्या हुआ कि 1 पे काम करेगा और 0 पे काम नहीं करेगा। तो जो एनेबल सिग्नल अभी हमने पढ़ा था वो किस में आ जाएगा, लेवल ट्रिगर्ड लैच के अंदर। और एज ट्रिगर्ड वाले हम आगे देखेंगे, इनको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो अगर एज ट्रिगर्ड सर्किट बना दिया जाए जो क्लॉक के एज पे डिपेंड करे, एज ये होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एज और इसे बोलते हैं नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज का मतलब जब 0 से 1 जाए और नेगेटिव एज का मतलब जब 1 से 0 जाए। तो अगर एज के हिसाब से काम करेगा तो एज ट्रिगर्ड, 1 या 0 देख के काम करेगा तो लेवल ट्रिगर्ड। तो अभी जो हमने सर्किट पढ़े उसमें हमने बोला एनेबल अगर 1 होगा तो आउटपुट इनपुट के हिसाब से चेंज होगा, एनेबल अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उन्हें क्या बोलोगे, उन्हें बोलोगे लेवल ट्रिगर। ठीक है। और अगर ये देखोगे कि क्लॉक 0 से 1 जा रही है, 1 से 0, तो उसे बोलोगे एज ट्रिगर। तो लेवल ट्रिगर इज नथिंग बट इट इज द एनेबल सिग्नल गिवन टू द लैच और फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फ्लिप फ्लॉप का नाम तभी आता है जब हम बात करते हैं एज ट्रिगरिंग की। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्लॉक सिग्नल। तो एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा लैचेस के बारे में। क्वेश्चन लिखना, determine the state table, determine the state table for the latch shown in the figure, for the latch shown in the figure। ठीक है, हमें स्टेट टेबल पता लगानी है। ये ऐसा सर्किट दे रखा है, तो एक टेबल बनानी है V1 V2 Q और Q बार के बीच में। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये क्या है, ये है बबल्ड और गेट। बबल्ड और गेट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नैंड गेट। ठीक है, बबल्ड और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। अगर नैंड गेट लग रहा है तो ये क्या है, ये है एक एक्टिव लो लैच। एक्टिव लो लैच में Q के सामने आता है S और Q बार के सामने आता है R। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सबसे पहले इनका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करता हूं। किसका, मैंने बताया कोई भी जनरल लैच अगर डील करते हो तो लॉजिक एक्सप्रेशन निकालो Qn+1 और Qn+1 बार का। तो पहले S की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, V1 V2 बार। अब यहां क्या आएगा, यहां V1 V2 का बार आ रहा है और ये V2 आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, V2 डॉट V1 V2 बार होल बार। तो इसको लिखोगे V2 बार प्लस V1 V2 बार का बार, तो V2 बार प्लस V1 V2, और रिडंडेंट लिटरल रूल से लिख सकते हो V1 प्लस V2 बार। ठीक है, तो ये दोनों आ गए, ऊपर आ गया V1 V2 का होल बार, नीचे आ गया V1 प्लस V2 बार। अब S की वैल्यू हो गई
V1 V2 बार, या इसको ऐसे कह दो V1 बार प्लस V2 बार। R की वैल्यू हो गई V1 प्लस V2 बार। अब यहां से फीडबैक में क्या आ रहा होगा, Qn बार, और इधर आ रहा होगा Qn। अब आउटपुट निकालते हैं, ये नैंड गेट का काम कर रहा है ना, तो Qn प्लस 1 S Qn बार का बार, यानी S बार प्लस Qn। S बार लिखो जरा इसका, V1 V2 प्लस Qn। Qn प्लस 1 का बार क्या लिखोगे, R Qn होल बार, यानी R बार प्लस Qn। R बार अगर करोगे, इसका बार अगर लिखोगे, डी मॉर्गन लॉ लगा लो, V1 बार डॉट V2 बार का बार V1 बार V2 प्लस Qn। ये आ गया। ये एक्सप्रेशन जब मेरे पास आ गए तो मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, Qn प्लस 1 आया V1 V2 प्लस Qn, ठीक है। ये यहाँ पे बार और आएगा डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, और Qn प्लस 1 बार क्या आया, V1 बार V2 प्लस Qn बार। अब इसके हिसाब से आउटपुट निकालेंगे। ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए हैं, इनके हिसाब से हम आउटपुट डिराइव करेंगे। देखो, पहले मैं कॉलम बना लेता हूं, V1 V2, अगला मैं दो कॉलम और बना लेता हूं, V1 V2 V1 V2 बार, फिर Qn प्लस 1 और Qn प्लस 1 बार, ठीक है। अब दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, V1 V2 के 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1। V1 V2 एंड हो रहा है, 0 0 0 1। V1 V2 बार 0.0 बार 0 0.1 बार 0 1.0 बार, 0 का बार क्या होता है 1, तो 1.1 1 1.1 बार, 1 का बार 0 तो 0। अब इससे निकालो Qn प्लस 1 क्या कह रहा है, V1 V2 प्लस Qn, तो 0 प्लस Qn Qn, 0 प्लस Qn बार Qn बार। तो वाली स्टेट कौन सी हो गई, होल्ड हो गई, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट। फिर 0 प्लस Qn Qn, 0 प्लस Qn बार, ये भी क्या हो गई, होल्ड, 0 1। अब देखो 1 प्लस Qn बार, ये तो 1 हो गया, और 0 प्लस Qn क्या हो गया, Qn। अगर Qn बार 1 है तो Qn क्या होगा, 0। देखो ऐसा मैंने बोला, ये आ गया 1, 1 प्लस समथिंग क्या आया, 1 आया, तो Qn प्लस 1 बार क्या आ गया, 1। और इसको ऐसे तो लिख सकते हो, तो अगर बार वाली वैल्यू 1 आ रही है तो 1 का बार 0, 0 प्लस 0 0, तो ये क्या आ गया, 0। मैंने बोला था जो भी आउटपुट पहले आ जाए उसका यूज करके अगला निकलता है, तो मैंने इसे बार का बार लिखा, जब बार की वैल्यू 1 आ गई तो 1 का बार 0, और ये भी 0 था, तो 0 प्लस 0 0। अगले में आ जाओ 1 0। अब V1 V2 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग क्या आएगा, 1, ये 1 आ गया, इसका बार है यहाँ पे 1 का बार 0, 0 प्लस 0 0, तो ये वाली स्टेट क्या हो गई, रीसेट, और ये वाली स्टेट हो गई सेट। तो देखो इसमें इनवैलिड स्टेट चली गई ना, जहां दोनों आउटपुट सेम आ जाते थे वो वाली स्टेट चली गई, उसके बदले दो बार कौन सी स्टेट आ गई, होल्ड वाली, तो दो बार सेम स्टेट रिपीट हो गई और इनवैलिड वाली स्टेट अवॉइड हो गई। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो हमेशा क्या करोगे कि हमेशा पहले लॉजिक एक्सप्रेशन निकालोगे और उस एक्सप्रेशन की मदद से टेबल डिजाइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन होमवर्क प्रॉब्लम की तरह लिखो, a SR latch is implemented
A SR latch is implemented by the use of TTL gate as shown in the figure. The set and reset pulses are provided using push button switch as shown in the figure. It is observed that the circuit fails to work as desired. It can be made functional by changing पहला ऑप्शन NOR gate to NAND, second inverter to buffer, तीसरा NOR to NAND and inverter to buffer, और चौथा 5 volt to 0 volt. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे अगले लेक्चर पे जाने से पहले। तो अगले लेक्चर से हम लोग फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की। तो लैचेस के अंदर हमने दो तरह के लैचेस कवर किए, एसआर लैच और डी लैच। एसआर के अंदर एक्टिव हाई और एक्टिव लो दो पॉसिबिलिटी है, और उसे डिसेबल करने के लिए एक एनेबल इनपुट लग जाता है, जो 0 रहता है तो स्टोर्ड रखता है वैल्यू को, और 1 रहता है तो एनेबल रखता है। अब इसके अंदर हमने एक और चीज देखी, हमने टाइमिंग पैरामीटर्स देखे, TPHL, TPLH, इसके अलावा क्लॉक टू क्यू डिले, D टू क्यू डिले, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। ये चीजें ऐसी हैं जो कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स में मदद कर सकती है, बट इनका नेम और डेफिनेशन अगर पता है तो अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।